आप सभी का एग्जाम पंचायत के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था मिशन 60, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार दरोगा की स्पेशल तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मेरा टारगेट था कि 7 दिनों के अंदर लगभग जितने बिहार दरोगा से रिलेटेड सिलेबस है वो कवर कर लिया जाए। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था और इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट यूनिट भारत का संवैधानिक विकास ख़त्म हो चुका है और साथ ही MCQ भी चल रहा है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट होगा, वहाँ जाइए और क्वेश्चन MCQ लगाइए और देखिए अपने आप को एनालाइज कीजिए कि कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है और आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मिशन 60 के अंतर्गत हम लोगों ने सेकंड पार्ट इंडियन ज्योग्राफी आज से स्टार्ट किया। देखो, जैसा कि मैंने मैप बना भी रखा है, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उधर इंडियन पॉलिटी का एक यूनिट ख़त्म हो चुका है, अब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक होगा भारत का भौगोलिक परिचय, जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो चलिए देखिए, समझिए कि भारत का भौगोलिक परिचय हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं, भारत का भौगोलिक भौगोलिक परिचय, जिसमें हम लोग देखेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, जो भारत से संबंधित मुख्य मुख्य बातें हैं वो पढ़ने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ मैप को देख लेंगे, मैप में क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर देखा, इसके बगल में ये पाकिस्तान है, इसके ऊपर अफ़गानिस्तान, जो मैंने मैप में नहीं देखा है, अफ़गानिस्तान हो जाएंगे, और ये जो हो गया ये नेपाल, और इसके ऊपर चाइना तिब्बत हो जाएंगे, ये हो गए श्रीलंका हो जाएंगे, और यहाँ पे छोटा सा देश बांग्लादेश, और इसके इधर म्यांमार हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा एक समान जो भारत के आसपास जो देश हैं वो मैंने बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इधर हो गया पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के इधर पाकिस्तान हो गए, फिर जम्मू कश्मीर के ऊपर हो जाएंगे अफ़गानिस्तान यहाँ पे, फिर इधर पूरे उत्तरी भाग में चाइना तिब्बत हो जाएंगे, पूर्वी भाग में म्यांमार हो जाएंगे, और बीच में बांग्लादेश, और सबसे नीचे आपको श्रीलंका मिल जाएंगे। तो चलिए, यह हो गया कुछ मैप के बारे में बता दिया, जो आपको जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको ध्यान में रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय में हम लोग पढ़ेंगे भारत में क्या क्या, जैसे कि उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, जो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, फिर यही सब चीज़ बिंदुओं को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के भौगोलिक परिचय में सबसे पहला ये है कि भारत का नामकरण भारत कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारत के नामकरण के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्य कहाँ रहते थे, आर्यों का निवास स्थान कहाँ हुआ करता था। तो हम लोग जानते हैं सिंधु नदी के आसपास हुआ करता था। तो कहाँ हुआ करता था, तो सिंधु नदी के आसपास हुआ करता था, सिंधु नदी के आसपास। तो इसलिए भारत को ब्रह्मवर्त या आर्यावर्त भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, ब्रह्मवर्त और आर्यावर्त भी इसको बोलते हैं। सॉरी, थोड़ा मैं मिस्टेक हो गया।
या आर्यावर्त भी कहते हैं। अब दूसरा चीज़ है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे भारत का नाम के बारे में और क्या क्या कंडीशंस है जिसके कारण भारत का नाम भारत पड़ा। तो एक है कि जो बौद्ध के संदर्भ में आते हैं। बौद्ध इसे क्या कहते थे? तो बौद्ध इसे भारत को जम्बू द्वीप कहा करते थे। और एक है 5 जनों के राजा भारत के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक यह है 5 जनों के राजा भारत के नाम पे भारत देश पड़ा। और दूसरा है एक वायु पुराण में भी एक चर्चा है भारत का। वायु पुराण में भी भरत नामक राजा का चर्चा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं दुष्यंत और उसकी पत्नी शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत, जैसे कि हम लोग बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, वो बचपन में शेर से खेला करता था। तो वही भरत हैं जिनके नाम पे देश का नाम भारत पड़ा। तो इनके नाम पे भारत के नाम पे भारत पड़ा। तो मैंने अभी तक बताया कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग क्या बोलते थे, इसको जम्बू द्वीप बोलते थे। 5 जनों के राजा भारत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। वायु पुराण में भारत के नाम पे भारत पड़ा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि यूनानी क्या बोलते थे। यूनानी इसे इंडिया से बोलते थे, जिसका उत्पत्ति इंडोई से होती है। उत्पत्ति इंडोई से होती है। अब इसके बाद है पारसी और ईरानी मतलब भारत को क्या बोलते थे? तो क्योंकि मतलब कि जो इस क्षेत्र के लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे, मतलब भारत का क्षेत्र सिंधु नदी के पूर्वोत्तर भाग में हुआ करता था। तो वो लोग सिंधु को सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। तो सिंधु को क्या बोलने लगे? हिंदू। और इस हिंदू से मतलब कि जहाँ पे सिंधु का स्थान, मतलब सिंधु पर रहने वाले लोगों का स्थान, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। तो मैंने पहले बताया कि आर्यों के निवास स्थान सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को आदि ब्रह्मावती आर्यावर्त बोला करते थे। बौद्ध इसे जम्बू द्वीप कहा करते थे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहा करते थे? तो जम्बू द्वीप कहा करते थे। तीसरा हो गया 5 जनों के राजा के नाम जो भरत थे उनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा। और वायु पुराण में जो भरत है उनके नाम पे भारत पड़ा। यूनानी क्या बोलते थे? इंडिया बोलते थे। ये काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यूनानी क्या बोलते थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। जहाँ भी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं स्टार लगा दिया करूँगा। तो और पारसी लोग क्या बोलते थे? पारसी ईरानी सिंधु को हिंदू बोलते थे। और इस प्रकार भारत का नाम क्या पड़ा? तो हिंदुस्तान पड़ा। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत की सीमाएं नहीं स्टार्ट करेंगे, अवस्थिति तथा विस्तार। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अब सेकेंड पॉइंट है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अवस्थिति विस्तार के बारे का मतलब क्या हो गया कि भारत किस कॉन्टिनेंट में है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखते हुए एक पॉइंट यहाँ पे हो जा रहा है, सॉरी एक मिनट, एक पॉइंट यह हो गया, एक पॉइंट यह हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया। तो मैं अभी पॉइंट दिखा दे रहा हूँ कि ये 4 पॉइंट हो गए, ठीक। तो अब चारों पॉइंट में क्या मतलब कितनी दूरी है, कितने पे क्या है, ये हम आपको बताएंगे। तो
अब मैं बताता हूँ, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, यह हो गई पूरब और ये हो गई पश्चिम। तो आप लोग देखिएगा कि यदि हम इसको काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं, एक काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं इस पॉइंट को काल्पनिक रेखा से यदि मिलाते हैं तो अब देखिएगा एक चतुष्कोणीय आकृति बनती है। चतुष्कोणीय आकृति, तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की आकृति कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुष्कोणीय आकृति। तो ये पॉइंट दर्शाने का मेन मतलब यह था कि आपको बताना है कि कैसा आकृति, कुछ ये इस प्रकार का आकृति बन रहा है पॉइंट को मिलाने पे। तो क्या हो जाएगा आकृति इसकी, इसकी आकृति हो जाएगी चतुष्कोणीय। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी दूरी क्या होगी। अब हम लोग इसकी दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी क्या है, यहाँ से इसकी यहाँ क्या दूरी है, तो इसकी दूरी हो गई 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो आप लोग याद रखिए कि उत्तर से दक्षिण कुल कितनी इसकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, तो इसकी 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम कितनी की है, तो 2933 किलोमीटर। और दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी हो जा रही है, तो अब देख लीजिए दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी हो जा रही है। तो इसकी ये हो गई 3214 और 2933। अब देख लीजिए इसकी डिफरेंस कितनी हो जा रही है, तो ये हो गई 281। तो ये भी पूछ सकता है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो डिस्टेंस है उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो सॉरी दूरी में अंतर कितना है, मात्र 281 किलोमीटर की अंतर है। तो कितना कम अंतर है आप देख लीजिए। तो ये हो गया। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 2933। और दोनों के बीच की अंतर कितना है, तो 281 किलोमीटर। दोस्तों मैं 281 किलोमीटर में इसलिए बता दूं, आजकल क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड अलग होता जा रहा है। हो सकता है कि कहीं आपसे पूछ दे कि जो भारत की जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो दूरी है, दोनों के बीच के मध्य दूरियों का अंतर क्या है, तो ये अंतर 281 हो सकता है। क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम है कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हमें सब तरह से तैयार आना है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है। उस कंडीशन में काफ़ी लड़के इसमें फंस जाएंगे, तो इसलिए मेरा उद्देश्य था ये बताना, इसलिए बता दिया। तो ये हो गया आपके, वो दोनों के बीच दूरी होगी। और क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3287 238। तो क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएंगे 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएंगे। भारत का क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे 3287 263। तो ये मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए, कितने हो जाएंगे 3287 263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका भारत का क्षेत्रफल है। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा, बस यही होगा ना, बस इसके अंदर का जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्रफल होगा। और कुछ यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये सब हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या ऐड है, तो इसमें जो इतना क्षेत्रफल है उसमें क्या क्या ऐड है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी, यदि जो पाकिस्तान द्वारा जो कब्जा कर लिया गया है इस क्षेत्र पे जो कब्जा कर लिया गया है वो क्षेत्र इसमें शामिल है। प्लस चीन ने भारत को दिया
चीन द्वारा प्रदत्त क्षेत्र प्लस चीन द्वारा विजित क्षेत्र, जो इस क्षेत्र पे जो चीन जो अधिकार कर लिया है वो क्षेत्र, प्लस चीन द्वारा अवैध तरीके से विजित क्षेत्र, अवैध तरीके से विजित क्षेत्र, तो इस क्षेत्रफल में ये तीनों शामिल हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन आ जाएंगे, पीओ के आ जाएंगे, प्लस चीन द्वारा प्रदत्त क्षेत्र हो जाएगा, चीन द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया क्षेत्र हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको फिलहाल फटाफट नोट कर लीजिए। तो मैंने अभी तक बताया आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी के पास था, इसलिए इसका नाम पड़ गया, क्या चीज़ पड़ गया, ब्रह्मावर्त पड़ गया। उसके बाद मैंने बताया कि बौद्ध इसको क्या बोलते थे, बौद्ध भारत को जम्बूद्वीप बोला करते थे। पांचवा है कि 5 जोने का राजा भरत के नाम पे क्या पड़ा, तो भारतवर्ष पड़ा। और नेक्स्ट है कि वायु पुराण में कि एक भरत नाम चर्चा है, जिनके नाम पे भारत पड़ा। यूनानी से इंडिया कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति इंडोई से हुई है। पारसी ईरानी से सिंधु को हिंदू बोला करते थे, इसलिए वो अपभ्रंशित भाषा होकर हिंदुस्तान नाम पड़ा। भारत का स्थिति विस्तार क्या है, तो आकृति क्या है, तो चतुष्कोणीय है। इसकी आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है, जैसा कि मैं सारे पॉइंट मिलाकर बताया। उसके बाद उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है, तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम क्या दूरी है, तो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो भारत का क्षेत्रफल ये आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। चाहे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, 3287 किलोमीटर स्क्वायर, इतना आप लोग याद रख सकते हैं। क्योंकि यदि ये एग्जैक्ट याद ना हो तो हमें तो आंसर करना है, यदि आप इतना भी याद रखेंगे तो हिंट्स के से आप इसको सही कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो मैंने बताया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक मिनट बिठा ले रहा हूँ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। तो ये मैं यहाँ पर क्षेत्रफल लिख रहा हूँ फिर से, क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया। और क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, कौन का स्थान क्या होगा, स्थान क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7वां। तो हो सकता है 7वां स्थान है, तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो 7 है, इससे तो मतलब इससे पहले भी 7 बड़े बड़े देश होंगे, तो वो देश कौन कौन से हैं। तो चलिए आप लोग को बता दें देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हो जाएगा रूस हो जाएगा, दूसरा रूस, कनाडा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा, यूएसए, तीसरा, चौथा कौन सा हो जाएगा, रूस, चीन हो जाएगा, चौथा चीन हो जाएगा, 5वां कौन सा हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, छठा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और 7वां हमारा देश भारत हो जाएगा। तो ये हो गई लिस्ट, आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि प्रथम 3 बड़ा देश का नाम पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा देश क्या में पोजीशन पे है। तो हो जाएगा, प्रथम पे रूस हो जाएगा, दूसरा पे कनाडा हो जाएगा, तीसरा पे यूएसए हो जाएगा, चौथा पे चीन हो जाएगा, 5वां पे ब्राज़ील हो जाएगा, छठा पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, 7वां पे भारत हो जाएगा। तो ये हो गया टॉप 7 कंट्रीज हो गए, टॉप 7 देश किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के
दृष्टि से। तो चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। मैं ये नीचे लिख देता हूं, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं ऊपर से। भारत का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों अक्षांश और देशांतर क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अक्षांश रेखा किसे कहेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण ओर वृत्ताकार रेखा है जो मतलब पृथ्वी के केंद्र से कोणीय डायरेक्शन पे स्थित हो। तो जैसे तो सिंपल लैंग्वेज हम लोग याद रख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसा कि यह हो गया, जैसे ये मैं खींच रहा हूं उत्तर से दक्षिण की, ये सारे अक्षांशीय रेखा है। तो अक्षांशीय रेखा है, तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर से सिंपल लैंग्वेज में याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और पूरब से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा होती है। तो ये जो मैं नीचे बना रहा हूं, ये है सारे देशांतर रेखा हो गया। तो ये सारे देशांतर हो गया, ये हो गया अक्षांश, और ये हो गया देशांतर। पूरब से पश्चिम की ओर मिलाने वाली रेखाएं क्या हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी अक्षांशीय रेखाएं, और उत्तर से दक्षिण को जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाएंगी। तो अब इस पे हम लोग को भारत की स्थिति को दिखाना है कि हमारे भारत इस अक्षांशीय कौन से अक्षांश पे स्थित है। तो चलिए आप लोग हम लोग दिखते हैं अक्षांशीय रेखा। तो अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये मैंने लिखा, ये क्या है, ये कौन सा पोजीशन है, तो उत्तरी अक्षांश। तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश कहने का मतलब क्या है कि जो यह पोजीशन है, जो भारत का यह पोजीशन है, इस जो पोजीशन दिखाया गया है, यह पोजीशन उत्तरी अक्षांश का। जैसे ये हो गया आपका पृथ्वी हो गया, ये हो गया बीच में 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, और ये होगा 23.5 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और ये हो गया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हो गया मकर रेखा। तो यदि कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, तो कहीं ना कहीं यदि 23.5 डिग्री है तो भारत की स्थिति यहाँ से स्टार्ट होगी, भारत की अवस्थिति यहाँ से स्टार्ट होगी, और ऐसे करते करते ऐसे आएगी। तो यह क्योंकि यहाँ पे जो न्यूनतम बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट शो कर रहा है, और ऊपरी 37 डिग्री 6 मिनट, कहीं ना कहीं कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरेगी। तो यही अवस्थिति है, यही अवस्थिति है भारत का। तो किस गोलार्ध में है भारत, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और अवस्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय है। अब देशांतरीय हम लोग देखते हैं कि देशांतरीय विस्तार क्या है। तो इसका देशांतरीय विस्तार है, तो
68°7' से 97°25' पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो याद रखने का तरीका क्या है, तो देखिए लास्ट में 6 है तो 6 आ जाएगा, फर्स्ट क्या है 8 है, याद रखने का तरीका ये है लास्ट इंटू फर्स्ट 68°7' और ये तो आपको याद रखना पड़ेगा 97। और जब ये इतना 3 याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यह हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। तो आप लोग, और दूसरी बात कि जो भारत की जलवायु है, कौन सी जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु है और किस कटिबंध में अवस्थित है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यह 23.5° उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जानते हैं कि 23.5° उत्तरी गोलार्ध से लेकर 23.5° दक्षिणी गोलार्ध तक उष्ण कटिबंध होता है और इससे ऊपर उपोष्ण। तो इसका हो जाएगा कौन सा उष्ण एवं उपोष्ण में, या दोनों होगा इसका। तो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में, दोनों कटिबंध में इसका विस्तार है। उष्ण कटिबंध किसको बोलते हैं, 23.5° उत्तरी अक्षांश और 23.5° दक्षिणी अक्षांश के बीच के जो जलवायु है और उसके बीच में पाए जाने वाले देश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध के अंदर पाई जाएगी। उपोष्ण क्या है, तो उपोष्ण कटिबंध आपको बता दें कि उपोष्ण कटिबंध आपको हो जाएंगे ये बोलते 30° से 45° के बीच में, यहाँ पे हो जाएंगे 23.5°, जो यहाँ पे हो गए 30° से 45° के बीच में, तो ये हो जाएंगे उपोष्ण कटिबंध। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत का कुछ हिस्सा ऊपर भी है कि नहीं, क्योंकि इसका कहाँ तक ये विस्तृत है, तो ये 37°6' और हम जानते हैं कि 30 से 45° के बीच में कौन सा जलवायु कटिबंध है, तो उपोष्ण कटिबंध है। तो कहीं ना कहीं उपोष्ण कटिबंध भी इसके अंदर आ रहा है। और उष्ण कटिबंध कहाँ होता है, तो 27° से लेके उत्तरी से 27° दक्षिणी के बीच में जो पाया जाता है वो हो गया उष्ण कटिबंध हो गया। तो आंसर ये हो जाएगा, उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में भारत की अवस्थिति है। तो ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरी पॉइंट ये है कि भारत से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, भारत से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं यह भारत के राज्यों को होकर कर्क रेखा गुजरेगी। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत से कर्क रेखा को गुजरती है, मैं लिख दे रहा हूँ, भारत से 23.5° कर्क रेखा गुजरती है। भाई गुजरती है तो कहाँ से गुजरेगी, तो कहाँ से गुजरेगी कर्क रेखा। तो चलिए अब यहाँ से मैं मैप के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो कर्क रेखा कैसे जा रही है, तो कर्क रेखा ऐसे जा रही है, ये कर्क रेखा ऐसे जा रही है। तो कर्क रेखा ऐसे जा रही है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कर्क रेखा, ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। तो चलिए हम लोग अब यहाँ देखते हैं। तो पहला राज्य क्या हो जाएगा, तो ये हो गया गुजरात, तो यह हो जाएगा गुजरात। तो पहला राज्य क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो ये गुजरात। तो पहला हो गया गुजरात, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा हो जाएगा राजस्थान, आपका राजस्थान की अवस्थिति यहाँ पे है, तो कुछ हिस्सा राजस्थान का इधर पड़ जाता है, कर्क रेखा को टच करता है। तो दूसरा हो जाएगा राजस्थान। अब देखते हैं तीसरा, आपको पता होगा कि ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया उत्तर प्रदेश, टोटल ये हो गया उत्तर प्रदेश, और अब मध्य प्रदेश यहीं पर कहीं ना कहीं पूरा यहाँ पे बीच में मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश इधर महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ बीच में मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से होकर भी गुजर रहा है, मध्य प्रदेश,
चौथा, अब देखते हैं कि ये ऊपर हो जाएंगे, ये बिहार, ये हो गया बिहार, और इसके नीचे झारखंड, इसके नीचे झारखंड हो गया। तो झारखंड से को भी गुजर रहा है झारखंड। पांचवा, ये इधर गुजर रहा है, तो यहाँ पर भी एक बंगाल की यहाँ तो बंगाल भी है, ये रहा पोजीशन, जो ये पोजीशन है ये बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल, बंगाल। छठा कौन सा हो जाएगा? तो फिर ये यहां से गुजर रही है, तो आपको पता होगा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। ये यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा, और ये हो जाएगा सबसे अंत में मिजोरम। तो छठा हो जाएगा त्रिपुरा, और सातवां हो जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, सातवां हो जाएगा मिजोरम। तो मैंने बताया कि कहां कहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और छत्तीसगढ़ छूट गया, सॉरी। तो कुछ यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पे कर्क रेखा को टच करता है, क्योंकि मैप में मैं नहीं बता पाया, तो छत्तीसगढ़ का भी कुछ एरिया है, तो छत्तीसगढ़ छूट गई थी, छत्तीसगढ़। तो टोटल कितने राज्य जो कर्क रेखा पे है? तो भारत के कुल 8 राज्य जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो चलिए आप लोग उसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने बताया भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया, फिर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आप देख लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, और ये हो गया यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट। तो आप लोग उसको फटाफट उतारिए। तो चलिए इसको अब मिटाते हैं। अब चलते हैं इसका देशांतरीय स्थिति हम लोग देखते हैं। भारत का मानक समय किसको कहा जाता है? तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर कहा जाता है। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। भारत का मानक समय कहा जाता है। वो कहाँ से और कहाँ से? तो इलाहाबाद के इलाहाबाद के नैनी एक जगह है, वहाँ से किया जाता है। तो ये जो सारे 82 जो पूर्वी देशांतर है, तो कहाँ से गुजरेगा? तो आप देख लीजिए, ये हो गया, ऐसे यह गुजरेगा, ऐसे गुजर रहा है। तो थोड़ा इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। कहाँ से गुजरेगा? तो
कहाँ से गुजरता है? तो नैनी, उत्तर प्रदेश के नैनी नामक जगह से गुजरता है। मानक समय कहाँ से? तो नैनी, इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो आप लोग देखिए, ये हो गया यूपी, ठीक है। इसके बाद नीचे कुछ टच करेगा, मध्य प्रदेश को भी टच करेगा, छत्तीसगढ़ को भी टच करेगा, फिर आपको यहाँ पे उड़ीसा का भी टच करेगा और नीचे आंध्र प्रदेश को टच करेगा। तो कौन कौन मानक समय कहाँ से गुजर रही है? तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा कहाँ से गुजर रहा है? तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आप लोग याद रखिए कि 5 राज्य है जहां से भारत के मानक समय गुजरती, 82 डिग्री मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 5 राज्य को तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कहाँ से गुजरती है। और ये तो इलाहाबाद नैनी, भारत का मानक समय इलाहाबाद नैनी, इसको तो आप लोग याद ही रखिएगा। और कौन सा है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको अक्षांश देशांतर के बारे में बताया, तो यदि मैं यहाँ पे सारा बताने लगूँ अक्षांश देशांतर तो कुछ टाइम भी लैप्स हो जाएगी और टॉपिक भी आधा अधूरा रह जाएगा। तो हम इस पे जब हम अक्षांश देशांतर पढ़ाएंगे आपको, वहाँ पे आपको सारा चीज़ बताऊंगा, 23 डिग्री, 66 डिग्री, और कर्क रेखा पे कौन कौन से कंट्रीज़ है, विषुवत रेखा पे कौन कौन से कंट्रीज़ है, कौन सा नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मैं ये सारे जितने तथ्य हैं मैं सारे वहाँ पे पढ़ाऊँगा। बीपीएससी में तो आजकल ज्योग्राफी में से तो क्वेश्चन कम आ रहा है, लेकिन बिहार एसआई में के लिए यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन छपेगा। और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ही दे दे कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, और आपको 4 ऑप्शन दे दे, तो उस स्थिति में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए ये सब काफ़ी वीवीआई जो भी मैं बताऊंगा परीक्षा के दृष्टिकोण से शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल है जिससे रिलेटेड है वही मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दूसरी बात, एक चीज़ मैं यहीं पे मैं ऐड करना चाहूँगा, तो जैसे कि यहाँ पे है, तो आपसे पूछेगा कि यदि अरुणाचल प्रदेश में यदि सुबह 5 बजे सूर्योदय होती है, तो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगी? तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं कि कितने होंगे। मैं यहीं पे लिखते चला जाता हूँ। हम जानते हैं कि टोटल कितने हैं, 360 डिग्री। सूर्य को परिक्रमा करने में कितने घंटे लगते हैं? पृथ्वी को पृथ्वी कितने घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है? तो 24 घंटे में। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 घंटे में कितने घूमेंगे? 360 डिग्री अपॉन 24, 15 डिग्री। तो इसे करने का मतलब है 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा? 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो चूँकि 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है, 1 घंटा को हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं, इसलिए 1 मिनट में तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? तो 4 मिनट।
4 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट टाइम लगता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो भारत का जो देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो दोनों के बीच के कितना हो जाएगा अंतर, तो लगभग 30 डिग्री अंतर हो जाता है। तो 30 डिग्री, चलिए हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला, 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, 1 डिग्री पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट टाइम लगता है। और भारत के पूर्वी बिंदु से लेकर पश्चिमी बिंदु तक बीच की कितने 30 डिग्री देशांतर है। तो 30 डिग्री पार करने में कितना टाइम लगेगा, 30 गुने 4 120 मिनट लगेगा, अर्थात 2 घंटा टाइम लगेगा। तो भारत को पार करने में कितना टाइम लगेगा, भारत को पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 घंटा समय लगेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा का समय लगेगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ, अब सीमाएं देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा समझाने के लिए मैं इसे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर क्लियर हो, क्योंकि मैं मैथ्स के थ्रू ही पढ़ाता हूँ, जिससे अधिक से अधिक समझ में आ सके। और मैं जितने में ज्योग्राफी है मैं आपको पूरे मैप पे पढ़ाऊँगा। और आप देखिएगा, आप विश्वास रखिए कि आपको कॉपी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे जितने तथ्य हैं आपको क्लास में याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारत की सीमाएं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारत की सीमाएं में क्या है, तो अब पहला देखते हैं। पहला मैंने क्या बताया था, तो पहला मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश बताया था, तो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे है, तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है। और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पे है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे है। ये दोनों बिंदु कहाँ पे है, कंडीशन है, ये मुख्य भूभाग है, ये मुख्य भूभाग हुआ ना, ये पृथ्वी ये जो भारत है इसका, तो ये पॉइंट मुख्य भूभाग के अंदर है। तो अब इन दोनों पॉइंट को क्या कहते हैं, तो देखिए आप लोग क्या कहते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट को दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भाग के दक्षिणतम बिंदु, एक मुख्य भूभाग होंगे और एक संपूर्ण भूभाग होंगे। मुख्य भूभाग दक्षिणतम बिंदु, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, इसका भी कुछ नाम होगा। तो 37 डिग्री 6 मिनट को क्या बोलते हैं, मुख्य भूभाग का उत्तर बिंदु, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंदिरा कॉल। एक है इंदिरा पॉइंट, आप लोग वो बाद का चीज़ है, ये है इंदिरा कॉल। आप लोग कंफ्यूज, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये दो मैंने बताया कि मुख्य भूभाग के दक्षिणतम बिंदु को हम क्या बोलते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं
कन्याकुमारी, और इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब इसके साथ एक यहाँ पर भी पॉइंट होगा और एक यहाँ पर भी पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, तो आप लोग बताइए इस पॉइंट को क्या कहेंगे। तो जो एकदम पूर्वोत्तर पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे, पूर्वोत्तर जो इसको बोलेंगे हम लोग किबुथी बोलेंगे। इसको हम लोग इस पॉइंट को, मतलब पूर्वोत्तर पॉइंट को इसको किबुथी बोलेंगे, और इसको हम लोग गुहार माता या गौर माता भी बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। पूर्वोत्तर पॉइंट को क्या बोलते हैं, किबुथी बोलते हैं, और इसको पूर्वोत्तर पॉइंट को हम लोग किबुथी बोलते हैं, और पश्चिमोत्तर पॉइंट क्या बोलते हैं, तो गुहार मोत या गौर मोता, या इसको गौर मोता। तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा। इसको हम लोग किबुथी बोलते हैं, इसको गुहार माता या गौर माता। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा हो जाएगा, किबुथू, और पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा हो जाएगा, गौड़ मोता या गुहार मोती। तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये हो गया। अब एक आता है, ये तो हो गया जो हमने बताया, ये हो गया मुख्य भूभाग का कंडीशन हो गया। अब हो जाएगा संपूर्ण भारत का, जिसमें आप लोग देखिएगा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप भी मिल जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया, संपूर्ण भारत, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ संपूर्ण भारत, मतलब कि यह पॉइंट, इसमें अंडमान निकोबार भी आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इसको ये कौन सा, इसका कोऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप लोग याद रखिएगा ये कौन सा पॉइंट है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और जैसे पिगमेलियन, इसको पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। और एक और चीज़ मैं भूल गया यहाँ पर, मैं इसको एक अन्य नाम से और से भी जाना जाता है, केप कैमोरीन अंतरीप। जैसे मैंने बताया था कि जो बार्थोलोमेव डियाज आया था आसान तरीफ के पास, जिसको तूफानी अंतरीप भी कहते हैं, वैसे ही इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कैमोरीन
अंतरीप। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या केप कैमोरी अंतरीप। तो संपूर्ण भारत का यहाँ पर था दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट क्या हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आप लोग इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉलोनी में कंफ्यूज मत होइएगा। इंदिरा पॉइंट, या इसको हम लोग बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट भी इसको बोलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि एक तो हो गया मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार, तो हम लोग जानते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये तो हो गया मुख्य भूभाग का हो गया। अब आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपूर्ण भारत का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो संपूर्ण भारत में क्या हो जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो उसका हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेके, आप लोग क्वेश्चन पूछे तो भारत, मुख्य भूभाग और संपूर्ण, ये इन बातों पे गौर कीजिएगा। यदि आपसे मुख्य पूछेगा तो ये उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और यदि संपूर्ण भारत का पूछेगा तो यह हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तरी अक्षांश, तो आप लोग इसको फिलहाल नोट कीजिए। तो अभी तक मैंने बताया कि जो एक बार जो भारत को पार करने में कितना 2 घंटा लगता है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, तो तक विस्तृत है। 8 डिग्री 4 मिनट जो मुख्य भूभाग है उसका दक्षिणतम बिंदु जो क्या कहलाता है, कन्याकुमारी या कैप ऑफ कैमोरिन अंतरीप कहलाता है। 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल कहलाता है, जो कि यह पॉइंट हो गया। फिर पूर्वोत्तर बिंदु किबुथी कहलाता है, जो कि यह बिंदु हो गया आपका, एक यह बिंदु हो गया जो किबुथी कहलाता है। और ये पश्चिम बिंदु क्या गुहार मोती कहलाता है। मुख्य भूभाग कहाँ से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है, और संपूर्ण भारत का बोला जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से होता है। तो ये हुआ आज का क्लास। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्थलीय सीमा पढ़ेंगे, मतलब कौन सा देश किन देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करती है, उसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन राज्य उससे टच करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिक्किम, इसमें बताऊंगा, जैसे सिक्किम हो गया त्रिपुरा जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये सारे तथ्य मैं कल के क्लास में बताऊंगा। फिर ये बताऊंगा नेपाल को कौन कौन टच करता है, बिहार करता है, सिक्किम करता है, बंगाल करता है। फिर बंगाल कैसे, तो बंगाल यहाँ तक आया हुआ है, कुछ भाग उसका नेपाल को टच करता है। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और यह टॉपिक भारत का जो भौगोलिक परिचय कल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों काफ़ी कम समय है हम लोग के पास, लगभग अभी लॉकडाउन ख़त्म होने वाली है, लॉकडाउन के बाद सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, संभवतः अगस्त में तो नहीं, लेकिन अगस्त लास्ट वीक, नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने की काफ़ी चांस है। तो चलिए देखते हैं कि कब होगा एग्ज़ाम। फिलहाल तो बिहार दरोगा कुल पद कितने हैं, तो बिहार दरोगा देखते हैं कितना है, टोटल 2213 पद है। तो जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो हमको लग रहा है यदि नोटिफिकेशन एग्ज़ाम की आती है तो जून लास्ट वीक तक आएगी। यदि जून लास्ट वीक तक जो नोटिफिकेशन आएगी तो उसके 1.5 महीना से 2 महीना के बाद ही, तो लग मान लेते हैं
2 महीना बाद, तो आपके पास जुलाई अगस्त 2 महीना टाइम है, जुलाई अगस्त। तो एग्ज़ाम की जो अधिक चांस है, एग्ज़ाम कब होगी, तो सितंबर में बिहार दरोगा की एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि समय काफ़ी कम है, लॉकडाउन खुलते ही सारे एग्ज़ाम का बाढ़ हो जाएगा, वैकेंसी का भी बाढ़ आएगा। तो यह मौका नहीं चूकना है। देख रहे हैं कि देश में किस प्रकार बेरोजगारी दर बढ़ रही है, और किसी प्रकार इस बार आप लोगों को जॉब लेना है तो आप लोग लग जाइए, सितंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना तय है। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए कि इस बार आप किसी तरह गवर्नमेंट जॉब ले लें। और दूसरी बात, यदि आपको ये क्लास कैसी लगती है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे कि क्लास कैसी है, तब तक मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। दूसरी बात कि यदि किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया, चाहे कुछ ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इसका नाम है एग्ज़ाम पंचायत, आप वहाँ जाके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही पे क्लास ख़त्म करते हैं। बताइएगा कि कैसा क्लास लगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।